वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन राजनीति विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछले व्याख्यान में जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगली सीरीज़ में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है भारत के संवैधानिक विकास का, और ख़ास तौर से ब्रिटिश इंडिया में जो कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास हुआ उसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसी एक्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के मुख्य प्रावधानों तक पहुँचें, पिट्स जो कि आप नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। पिट्स जो थे ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये अपने आप में इस कारण भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट एक युवा प्रधानमंत्री के आकांक्षाओं का, ब्रिटेन के शासन का, ब्रिटेन के संसदीय प्रभाव का, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत स्थित शासन के ऊपर नियंत्रित करने का एक जो उनका प्रयास था, जो कि हमेशा से उनके विचारों में और उनकी परिकल्पनाओं में परिलक्षित होता था, वो यहाँ पर उसका निचोड़ हम पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में देख सकते हैं। उनका हमेशा से ये प्रयास था कि कंपनी के शासन को ब्रिटेन की संसद के अधीन होना चाहिए, और जो विस्तारवादी नीति ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनाई है या विश्व के ब्रिटेन के अधीन अन्य उपनिवेशों में जो अपनाई जा रही थी, उसके वो कुछ हद तक खिलाफ थे। तो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट भी इस बात को प्रदर्शित करता है। और विलियम पिट्स के जो विचार थे, विलियम पिट्स की जो सोच थी, उसको भी कुछ अंशों तक ये एक्ट प्रकाशित हमारे सामने करता है। तो चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। इससे पहले कि हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के मुख्य प्रावधानों तक पहुँचें, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या तात्कालिक परिस्थितियाँ जो कि ब्रिटेन में और भारत में थी, उसका परिचय प्राप्त करना महत्वपूर्ण बन जाता है और आवश्यक भी बन जाता है कि किन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में इस एक्ट को लाया गया और लागू किया गया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1773 के एक्ट के पश्चात, देखिए 1773 के बाद में 1784 में ये एक्ट आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 11 ईयर के पश्चात, 11 वर्ष के पश्चात ये एक्ट आ रहा था। तो निश्चित रूप पर ये बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब उसको कार्य रूप दिया गया, जब उसको फंक्शनल किया गया, तो उसमें जो कमियां उभर कर सामने आई, उन कमियों को दूर करने का कुछ हद तक प्रयास इस पिट्स एक्ट के माध्यम से किया गया। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1773 के आसपास जो परिस्थितियाँ थी, उसके अंतर्गत इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए कि ब्रिटेन के जो उपनिवेश उत्तरी अमेरिका में थे, वहाँ पर अमेरिकी क्रांति का जो संघर्ष था वो अपने चरम पर था, और ये बात तय थी कि ब्रिटेन को अमेरिका को स्वतंत्रता देनी होगी। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट था कि ब्रिटेन के जो आर्थिक परिलाभ अमेरिका से प्राप्त हो रहे थे या अमेरिकी उपनिवेशों से जो प्राप्त हो रहे थे, उसके वो लाभ समाप्त होने वाले थे। तो उन परिस्थितियों में भारत की ओर स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश सरकार का ध्यान जाना आवश्यक था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में जो क्रांति हुई है या जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ है, उसका प्रभाव भारत पर पड़े, और इस तरह की परिस्थिति का सामना हमें भारत में भी करना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये बात ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के मनन और चिंतन में उस वक्त थी। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 राजनीतिक व्यक्तियों का उल्लेख आता है, हेनरी डुंडस, एडमंड बर्क और जेम्स फॉक्स। ये कंपनी के कामकाज
पर बहुत ही बारीकी से निगाह रखते थे और उसके सुधार और नियंत्रण के लिए भी संघर्षशील रहते थे। फॉक्स और नॉर्थ की गठबंधन सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने कंपनी के जो भारत स्थित प्रशासन है उसको नियंत्रित करने के लिए एक बिल का मसौदा तैयार किया। एडमंड बर्क जो थे उन्होंने कंपनी के भारत प्रशासन का काफ़ी अध्ययन किया था और उस अध्ययन के उपरांत ही उन्होंने एक बिल का मसौदा प्रस्तुत किया था जिसमें ये उल्लेख था कि एक स्वतंत्र 7 कमिश्नरों के माध्यम से भारत के अंतर्गत कंपनी के शासन को नियंत्रित किया जाए। तो इस एडमंड बर्क के मसौदे को फॉक्स ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया और हाउस ऑफ कॉमन से पारित होने के पश्चात किंग जॉर्ज III के इशारे पर लॉर्ड सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के जो संचालनकर्ता थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे और कंपनी के जो मालिकाना हक रखते थे, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर थे, वो कहीं ना कहीं उनका जॉर्ज III के साथ में अच्छा संपर्क था या लॉर्ड सभा में वो प्रभाव रखते थे। इस कारण किंग जॉर्ज III ने लॉर्ड सभा को एक तरीके से इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए परोक्ष रूप से प्रेरित किया। अब जब नॉर्थ और फॉक्स की सरकार का ये प्रस्ताव लॉर्ड सभा में गिर गया तो स्वाभाविक रूप से सरकार की विश्वसनीयता के ऊपर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया। बहुमत का प्रश्न खड़ा हो गया क्योंकि ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। तो यहाँ पर इस बात का प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या फॉक्स और नॉर्थ की गठबंधन सरकार के पास संसद में बहुमत है, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव लॉर्ड सभा के द्वारा खारिज कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। तो इन सब कारणों के चलते ब्रिटिश क्राउन ने फॉक्स और नॉर्थ की सरकार को पद से हटा दिया। अब उसके पश्चात नई सरकार के रूप में विलियम पिट्स ने मात्र 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में संसद में प्रवेश किया। और जैसा कि हमने पूर्व में निवेदित किया है कि विलियम पिट्स काफ़ी यंग थे, 24 उम्र उनकी थी और इस उम्र में उनके कार्य करने की जो क्षमता थी और उनकी जो वैचारिक शक्ति थी वो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक देख पा रही थी। और उनके चिंतन में हमेशा ये बात प्रदर्शित होती थी कि कंपनी का जो भारत स्थित शासन है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के अधीन होना चाहिए और उसे इतना शक्तिशाली कभी नहीं होने देना चाहिए कि कल को वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ही चुनौती बन जाए। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र पिट्स ने एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसमें जो कमियां थी जो कि फॉक्स और नॉर्थ के प्रस्ताव में थी और साथ ही साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कार्यप्रणाली के दौरान जो खामियां उभर कर आई थी उन सबको ध्यान में रखते हुए पिट्स ने एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित किया गया और जिसे ही हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जानते हैं। इसे इंडिया एक्ट 1784 भी कहा जाता है, किंतु क्योंकि पिट्स के साथ एक यूथनेस जुड़ी हुई है और इसीलिए ये मुख्य रूप से पिट्स एक्ट 1784 के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और सामान्य रूप से इसी रूप में इसको संबोधित किया जाता है। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्योंकि हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर ली तो अगला एक प्रश्न उपस्थित होना आवश्यक है कि पिट्स एक्ट के अधिनियम के क्या कारण थे या पिट्स एक्ट के लाने के पीछे क्या कारण ऐसे थे कि इस अधिनियम को लाना पड़ा। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें प्रथम जो बिंदु आता है कि बंगाल सरकार में भ्रम और भ्रष्टाचार, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके पारित करने के पीछे भी यही मंशा थी कि कंपनी के जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो व्यक्तिगत रूप से धनी हो रहे थे लेकिन कंपनी सामूहिक रूप में आर्थिक रूप से जर्जर अवस्था को प्राप्त कर रही थी। आप सभी जानते हैं कि 1772 में कंपनी ने लोन के लिए ब्रिटिश संसद के समक्ष आवेदन दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप ही कंपनी के भारत स्थित कामकाज को नियंत्रित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब भ्रम और भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो ये भ्रष्टाचार
1773 का जो एक्ट था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया, या उस रूप में वो कार्यशील नहीं हो पाया, प्रभावी नहीं हो पाया जिस रूप में उससे आशाएं की गई थी। दूसरा इसका ये परिणाम निकला कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में हमेशा मतभेद रहते थे। तो ये एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नोट कि गवर्नर जनरल, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी एक काउंसिल हुआ करती थी, और उसकी काउंसिल में 4 मेंबर थे। और 1773 के एक्ट में ये प्रावधान था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बहुमत से लिया जाएगा। तो यहाँ पर समस्या ये थी कि गवर्नर जनरल को अपने किसी भी नियम, अध्यादेश या आदेश को काउंसिल से सहमत करा पाना, उनसे स्वीकृति ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फ्रांसिस जो थे, जो कि काउंसिल के एक सदस्य थे, वो हमेशा गवर्नर जनरल जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे उनके काम में रोड़ा अटकाते थे। और क्योंकि ये जो 3 व्यक्ति थे इस काउंसिल में, वो ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन से आए थे, तो ऐसी स्थिति में वो गवर्नर जनरल जो कि कंपनी के अधिकारी की श्रेणी में आता था, उसके हमेशा वो विरुद्ध होते थे। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल को किसी भी रूप में कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया था। आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 1773 में ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट होगा, और कास्टिंग वोट का तात्पर्य ये होता है कि जब दोनों पक्षों में बराबर से मत पड़ते हैं तो उस स्थिति में जो समिति का मुखिया होता है उसको एक निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, जिसको कि हम पॉपुलरली कास्टिंग वोट कहते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4 सदस्य थे, तो ऐसी स्थिति में उनका बराबर मत होता नहीं था, तो कास्टिंग वोट डालने का गवर्नर जनरल को प्राप्त नहीं होता था, और उसके लिए बहुत मुश्किल थी कि वो अपने किसी निर्णय की स्वीकृति काउंसिल से प्राप्त कर पाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो गई थी, एक समस्या पैदा हो गई थी गवर्नर जनरल के लिए कि उसके काउंसिल के साथ संबंध ठीक नहीं थे, और काउंसिल जो है अधिकतर गवर्नर जनरल के निर्णयों में बाधा उपस्थित करती थी। दूसरा, इसका भ्रम की स्थिति का सबसे बड़ा कारण ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बम्बई, ये जो 2 प्रेसिडेंसियाँ थी, इनके बारे में कहा गया था कि ये फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता की प्रेसिडेंसी यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन होंगी। किंतु साथ में ये भी अंकित कर दिया गया था कि कुछ मामलों में वो सीधे निदेशक मंडल यानी कि संचालन समिति या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी का शासन ब्रिटेन में देखते थे, उनसे भी सीधे निर्देश प्राप्त कर सकते थे। साथ ही कुछ आवश्यक और इमरजेंसी सिचुएशंस में वो स्वतंत्रतापूर्वक भी कार्य कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स हुआ करते थे, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे, वो स्वतंत्रता का और स्वच्छाचारिता का भरपूर इस्तेमाल करते, और सीधे कई मामलों में वो निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ही आदेश लेते थे, और सभी परिस्थितियों को आवश्यक और शीघ्र निर्णय की आवश्यकता, इस तरह की परिस्थितियों के रूप में परिभाषित करके हमेशा फोर्ट विलियम यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के आदेशों की अवज्ञा करने का प्रयास उनका हमेशा रहता था, और इस तरह से वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना चाहते थे। तो यहाँ पर ये एक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अन्य प्रेसिडेंसीज जो थी मद्रास और बम्बई, उनके बीच आपस में जो संबंध था वो औपचारिक रूप से तो ये दोनों प्रेसिडेंसी अधीन थी, किंतु आवश्यक और त्वरित कार्रवाई के नाम पर ये जो दोनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर्स थे वो अपनी मनमानी करते थे और अपना एक स्वतंत्र निर्णय क्षमता को बनाए रखना चाहते थे। इसके बाद में जो तीसरी भ्रम की और समस्या की जो कारण था वो था गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में क्षेत्र अधिकार को लेकर संघर्ष। तो यहाँ पर अधिकांश जो सर्वोच्च न्यायालय था जो कि बंगाल के अंतर्गत था,
जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी। यहाँ पर इस सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था वो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में कई बार गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में क्षेत्राधिकार को लेकर भी संघर्ष की बात सामने आती थी। हालांकि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, क्योंकि उनका जो निर्णय होता था वो इंग्लिश लॉ के आधार पर ही किया जाता था, और भारत में कई मामलों में इस बात की आवश्यकता होती थी कि स्थानीय जो कानूनी विधियां हैं या स्थानीय जो कि हिंदू धर्म के से आती थी या मुस्लिम धर्म से आती थी, तो कुछ विवादों का निपटारा स्थानीय धार्मिक परंपराओं के आधार पर भी किया जाना आवश्यक था। तो क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ कई बार क्षेत्र को लेकर और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो 1773 का एक स्वप्न था कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से 1773 का एक्ट अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, जिसका उदाहरण हम लोग ने यहाँ पर एक बुक से स्क्रीनशॉट के रूप में प्रस्तुत किया है, जो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि रिचर्ड बारवेल, जो कि गवर्नर के काउंसिल के एक सदस्य थे, खर्चीली प्रवृत्ति के बावजूद भी 80,000 पाउंड्स की संपत्ति उन्होंने भारत में एकत्रित कर ली थी। फ्रांसिस फिलिप्स, जो कि दूसरे काउंसलर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, और न्यायमूर्ति इम्फी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन पर भी भारी धन इकट्ठा करने का आरोप था। प्रेसिडेंसीज़ की बात करें तो मद्रास के गवर्नर पिगोट ने कर्नाटक के नवाब से 12 लाख पाउंड का उपहार प्राप्त किया था। तो ऐसी सब रिपोर्टों के कारण संसद में निराशा की स्थिति थी और ब्रिटिश विधायक ऐसे मुद्दे पर लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रह सकते थे, और वहाँ ये बात जनमानस में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ही प्रखरता प्राप्त कर चुकी थी कि कहीं ना कहीं 1773 में जो कमियां छोड़ी गई हैं उनको किसी नए एक्ट के माध्यम से उन कमियों को दूर किया जाए, और ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण है कंपनी के भारत स्थित कामकाज पर उसे कहीं ना कहीं और सशक्त किया जाए। इस बात की आवश्यकता बहुत ही शिद्दत से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा महसूस की जा रही थी। और तीसरा पॉइंट, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया कि अमेरिका के उपनिवेशों के स्वतंत्रता से अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान ब्रिटेन में हो रहा था, तो उसकी भरपाई के लिए आवश्यक था कि भारत स्थित कंपनी के प्रशासन और शासन पर ब्रिटिश संसद ठीक तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करे, ताकि आगे चलकर ऐसा ना हो कि भारतीय उपनिवेश से भी ब्रिटेन को हाथ धोना पड़े। और साथ ही साथ विश्व भर में कंपनी के जो भ्रष्टाचार की जो कहानियाँ थीं वो काफ़ी प्रसिद्ध हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में भी जो ब्रिटिश प्रतिष्ठा थी उसको काफ़ी आघात इन भ्रष्टाचार की कहानियों की वजह से लग रहा था। तो कहीं ना कहीं इन बात ने भी विलियम पिट्स को प्रेरित किया कि वो एक नया सशक्त कानून कंपनी कामकाज को नियंत्रित करने के लिए संसद के माध्यम से लेकर आए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना की चर्चा आती है वो है 1782 का संवैधानिक संकट। ब्रिटिश संसद ने मद्रास के गवर्नर हर्नबी और गवर्नर जनरल बंगाल हेस्टिंग के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दोनों को वापस बुलाने का आदेश दिया, किंतु कंपनी ने उन्हें वापस नहीं बुलाया। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनी के अधीन, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या अन्य प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हों या अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि ब्रिटेन स्थित कंपनी के निदेशक मंडल या उसको संचालन समिति भी कहा जाता है, उसके द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नहीं की जाती थी। क्योंकि कई बार आप लोग यूट्यूब पे कई वीडियो चैनल्स देखते हैं और वहाँ पर कई बार भूलवश ये कह दिया जाता है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी, परंतु ये सच नहीं है। ये नियुक्तियाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही की जाती थी और उन्हीं को ये अधिकार था कि वो उसे वापस बुलाएं या उन्हें अपने पद से हटाएं।
तो यहाँ पर 1782 का संवैधानिक संकट कंपनी की इसी शक्ति की ओर इशारा करता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसद ने मद्रास के गवर्नर हरनबी और गवर्नर जनरल बंगाल हेस्टिंग के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दोनों को वापस बुलाने का आदेश दिया, किंतु कंपनी ने उन्हें वापस नहीं बुलाया और यह ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को एक चुनौती के रूप में प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा गया, क्योंकि क्राउन के पास कानूनी रूप से इस तरह की कोई शक्तियाँ नहीं थी कि वो सीधे कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मचारी और अधिकारियों को वापस बुला सके। तो ये 1773 की एक बहुत ही बड़ी कमी ब्रिटिश संसद के समक्ष उद्घाटित हुई थी कि ब्रिटिश संसद सीधे तौर पर किसी भी कंपनी कर्मचारी को हटा नहीं सकती थी, और ये 1782 के संवैधानिक संकट के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1784 के पिट्स एक्ट के प्रमुख क्या प्रावधान थे, तो इसकी चर्चा हम इसी वीडियो के अगली सीरीज़ में यानी कि सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से आप YouTube चैनल के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर अपने कमेंट्स देकर किसी भी तरह का प्रश्न या शंका का निवारण का आवेदन हमसे कर सकते हैं, और हम यथाचित उस आपके प्रश्न और आपकी शंका का समाधान करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी ही हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।